बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम अपना जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हमने पढ़ते पढ़ते ये देखा कि लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं होती हैं। हमने देखा लैंगिक जनन में घटनाएं होती हैं। जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, इसके अंदर में घटनाएं होती हैं। घटनाएं, तो इन घटनाओं को 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, इन घटनाओं को कितने भागों में बांट दिया गया था? 3 भागों में बांट दिया गया। पहली तो घटना ये थी कि जो 3 भागों में कैसे बांट दिया गया कि यहाँ पर बीच में है निषेचन। निषेचन, निषेचन का मतलब क्या था? निषेचन का मतलब था कि जो गैमीट्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे। जब गैमीट्स आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, तो उसको कहते हैं निषेचन, या फिर जिसको युग्मन भी कह रहे थे। तो यहाँ पर हम निषेचन शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो ये था बीच में निषेचन। ठीक है, उससे पहले क्या होगा? उससे पहले होता है, पहले की घटनाओं को क्या कहेंगे? निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या कहेंगे? निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो ये निषेचन पूर्व हो गई, यानी कि निषेचन से पहले। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। निषेचन को क्या कह रहे थे? फर्टिलाइजेशन। FER, फर, TITLI, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो निषेचन, फिर निषेचन से पहले, निषेचन पूर्व, और उसके बाद में था, उसके बाद में क्या था? उसके बाद में था कि निषेचन के बाद वाली घटना है, यानी कि निषेचन, निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी कि निषेचन के जो बाद में होंगी वो वाली घटनाएं। तो 3 भागों में बांट दिया गया, 3 घटनाओं में बांट दिया गया। निषेचन, फिर निषेचन से पहले, निषेचन से पहले, और निषेचन के पश्चात। ठीक है, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो अब इन्हीं 3 घटनाओं के बारे में अब हम पढ़ेंगे, और एक एक घटना के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ये घटनाओं में क्या होता है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि एनसीईआरटी ने लिखा है 1.2.1, यानी कि 1.2 क्या था? निषेचन, और अब है 1.2.1। उसका पहला भाग है निषेचन पूर्व घटनाएं। कौन सी घटनाएं पढ़ रहे हैं हम? कि निषेचन होने से पहले की घटनाएं पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि निषेचन होने से पहले की घटनाएं, कि यानी कि जब वो गैमीट्स आपस में मिलेंगे उससे पहले की घटनाएं। तो आगे पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत, यानी कि इन घटनाओं के अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व, युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं, यानी कि जो इसके अंतर्गत, इन घटनाओं के अंतर्गत ये जो निषेचन से पहले की घटनाएं होती हैं ना, उसके अंदर युग्मकों के संयोजन के पूर्व, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है मिलना, यानी युग्मकों के मिलने से पहले की, युग्मकों के मिलने से पहले की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं, सारी घटनाएं इसमें आती हैं। ठीक है, अब फिर क्या कहा है कि पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं, पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं क्या होती हैं? एक तो होती है युग्मक जनन,
पहली घटना क्या होती है इसके अंदर? युग्मक जनन, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं गैमीटो, यहाँ पर लिखा गैमीटो। फिर है जेनिसिस, जेनिसिस। इसको अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, और एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है, तभी हमें इसे ये आ पाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है गैमीटो, यहाँ पर लिखा है गैमीटो, फिर जेनिसिस, गैमीटो जेनिसिस। आधा आधा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो हमें सही से पढ़ना आएगा, जिसको क्या कह रहे हैं? युग्मक जनन। अब इसके बारे में डिटेल में आएगा कि ये क्या होता है गैमीटोजेनेसिस मतलब। फिर तथा, तथा युग्मक स्थानांतरण, क्या लिखा हुआ है? स्थान तो पता ही होगा, स्थानांतरण, स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, जिसको युग्मक स्थानांतरण को क्या कहते हैं? गैमीटो ट्रांसफ़र, गैमीटो ट्रांसफ़र है ना। टीसी लेने जाते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वही वाला ट्रांसफ़र है ये, गैमीटो ट्रांसफ़र, गैमीटो ट्रांसफ़र हैं। तो पूर्व की दो घटनाएं क्या होती हैं? पूर्व की दो घटनाएं युग्मक जनन, जिसको गैमीटोजेनेसिस कह रहे हैं, तथा युग्मक स्थानांतरण, जिसको गैमीट ट्रांसफ़र कह रहे हैं। तो यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, फिर से बना लेते हैं कि ये जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, उसके अंदर में हमने पढ़ा कि निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर उसके बाद में है निषेचन, फिर उसके बाद में है निषेचन पश्चात, निषेचन पश्चात। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इन्होंने एनसीईआरटी ने क्या कहा कि निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर में दो और घटनाएं आती हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए निषेचन पूर्व घटनाएं क्या हैं, कि जब जो गैमीट्स होते हैं यानी कि युग्मक होते हैं, उनके मिलने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व। क्या कहते हैं उसको? निषेचन पूर्व। अभी जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, इसके अंदर में कितनी घटनाएं आती हैं? इसके अंदर में दो और घटनाएं आती हैं। इसके अंदर पहली घटना क्या होती है? गैमीटोजेनेसिस। क्या होती है? गैमीटोजेनेसिस, या फिर जिसको कहते हैं युग्मक जनन। ये एक ही शब्द है, युग्मक जनन, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है इंग्लिश में गैमीटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन या फिर गैमीटोजेनेसिस एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब हम समझेंगे क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। युग्मक जनन का मतलब होता है कि गैमीट का बनना, इसको कहते हैं युग्मक जनन, ठीक है। अब गैमीट बन गए, उसके बाद में क्या होगा? गैमीट स्थानांतरण। क्या होगा? गैमीट, या फिर उसको हिंदी में कहेंगे तो युग्मक स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे गैमीट ट्रांसफर। ये ट्रा है, ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर। तो हम ये पढ़ रहे हैं निषेचन से पहले की घटनाएं, और निषेचन से पहले की घटनाओं में क्या आती है? युग्मक का जनन यानी कि युग्मक का बनना, जिसको बोलते हैं गैमीटो यानी कि गैमीट, जेनेसिस मतलब बनना, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का बनना। और क्या आएगा? गैमीट बन गए,
गैमीट बनने के बाद अब क्या है, उनका स्थानांतरण होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा, है ना। तो गैमीट ट्रांसफ़र यानी कि युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब बन गए, बनने के बाद उनको जाना है तो उसको बोलेंगे ट्रांसफ़र। तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, युग्मक का जनन। सबसे पहले आएगा युग्मक का जनन यानी कि युग्मक का बनना, युग्मक का बनना। अरे जब पहले बनेंगे नहीं, जब तक पहले बनेंगे नहीं तो मिलेंगे कैसे, है ना। तो यही हमें यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, कि जब पहले युग्मक कैसे बनेंगे, है ना, उसको कहते हैं युग्मक जनन। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या बताया एनसीईआरटी ने इंग्लिश में, गैमीटो गैमीटोजेनिसिस, गैमीटोजेनिसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि युग्मक जब बनते हैं वो कैसे होते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमें कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं, तो पहले ही बता दिया कि जैसा कि आप जानते हैं, जबकि हम नहीं जानते। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं एनसीईआरटी। क्या जानते हैं हम, कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या बोल रहे हैं वो, कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन ये होता है कि नर तथा मादा यानी कि मेल और फीमेल दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया यानी कि बनने की प्रक्रिया, गठन का मतलब यहाँ है बनने की प्रक्रिया, बनने के तरीके को संदर्भित करता है। संदर्भित मतलब बतलाता है, हमें बताता है। यानी कि युग्मक जनन जो होता है उसमें नर तथा मादा दो प्रकार के जो युग्मक हैं वो कैसे बनते हैं उसको बताता है, उसको बताता है। तो युग्मक जनन क्या हो गया, अगर कोई पूछे युग्मक जनन क्या होता है तो हम कहेंगे कि नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मक किस तरीके से बनते हैं उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया। तो ये कह रहे हैं कि युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, अगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि युग्मक एक प्रकार की किस तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका का मतलब क्या होता है, सेल। तो किस प्रकार के सेल होते हैं, अगुणित सेल होते हैं। अब ये अगुणित क्या चीज़ होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो इसको जानने के लिए हम एक कहानी सुन सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा बर्थडे है, ठीक है, हमारा क्या है बर्थडे। तो बर्थडे में हमारे पास दिया गया डब्बा, हमारे पास है डब्बा। तो हम गए अम्मी के पास, अम्मी यानी कि माँ के पास गए। तो अम्मी ने दे दी अपन को जलेबी, बर्थडे के दिन अम्मी ने क्या दे दी, जलेबी दे दी, ये जलेबी दे दी। फिर हम गए अब्बू के पास, बर्थडे का दिन है तो हम गए अब्बू के पास। अब्बू ने दे दी अपन को समोसा, तो हमारे पास हमारे डब्बे में क्या हो गया, हमारे डब्बे में आ गई जलेबी और हमारे डब्बे में आ गया समोसा, यानी कि दो दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है, अब हमारा बर्थडे था तो बड़े खुश कि हमें जलेबी भी मिल गई और उसके बाद में क्या हो गया, हमें समोसा भी मिल गया। अब हमने सोचा कि ये जलेबी और समोसा एक साथ रखा रहेगा तो जलेबी तो मीठी होती है और समोसा जो होता है नमकीन होता है, तो इन दोनों का टेस्ट जो है ना मिक्स हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने लिए दो और डब्बे, ठीक है, हमने दो और डब्बे लिए और एक डब्बे में रख दिए जलेबी और दूसरे डब्बे में रख दिया समोसा। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो एक डब्बे में रख दी जलेबी और दूसरे डब्बे में रख दिया समोसा। ठीक है, अब अपन बड़े खुश
कि अब जलेबी तो जलेबी रहेगी और समोसा समोसा रहेगा, खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो जब भी डब्बे से निकाल के खा लें। तो अब यहीं पर ये समझाने की बात है, समझने की बात है कि असल में ये जो डब्बा है, ये जो डब्बा हमने बनाया, ये मान लीजिए ये एक कोशिका है। ये डब्बा क्या है? कोशिका। कोशिका है ये डब्बा, यानी कि एक सेल है। ये डब्बा एक सेल है। और ये जो अम्मी और अब्बू ने ये जो चीज़ें दी हैं अपन को, जलेबी दी है और समोसा दी है, ये हमारे क्रोमोज़ोम हैं। ये हमारे क्या हैं? क्रोमोज़ोम, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ हैं। जो हमने पढ़ा था ना, डीएनए होता है, वो है आनुवांशिक पदार्थ। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन ये मान लेते हैं कि अम्मी और अब्बू ने कुछ चीज़ दी अपन को, कुछ चीज़ दी। ठीक है, अम्मी ने कुछ एक चीज़ दी और अब्बू ने कुछ एक चीज़ दी। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितनी हो गई? दो चीज़ें हो गई। हमारे पास क्या हो गई? दो चीज़ें। तो जब डब्बे में दो चीज़ हो गई तो हम क्या कहेंगे? ये डब्बा जो है दो चीज़ों वाला डब्बा है ना। अब इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं, जब ये सेल के अंदर किसी कोशिका के अंदर अगर ये मिलता है तो उसको कहते हैं द्विगुणित। उसको क्या कहते हैं? द्विगुणित। ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं? द्विगुणित कोशिका। पद्दा अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ये द्विगुणित कोशिका है ना, क्योंकि इसमें दो दो चीज़ें हैं, इसलिए इसको कह देंगे द्विगुणित कोशिका। लेकिन अब हमने बाद में क्या किया? बाद में हमने क्या किया? अपने अलग अलग डब्बे लिए। ये एक और डब्बा लिया, ये एक और डब्बा लिया, और एक डब्बे में सिर्फ एक चीज़ रख दी। एक डब्बे में सिर्फ एक चीज़ रख दी। तो हमारे डब्बे के अंदर में सिर्फ एक चीज़ है, तो हम इसको ऐसे डब्बे को कहेंगे कि एक चीज़ वाला डब्बा है। इस डब्बे को क्या कहेंगे? एक चीज़ वाला डब्बा है। इसी को साइंस की भाषा में कहेंगे, जब हम डीएनए की बात करते हैं, तो जिस भी कोशिका के अंदर सिर्फ एक तरीके का आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक तरीके का क्रोमोज़ोम रहता है, या तो मम्मी वाला क्रोमोज़ोम रहेगा या तो अब्बू वाला क्रोमोज़ोम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कोशिका को क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाओं को कहते हैं अगुणित कोशिका। ऐसी कोशिका को कहते हैं अगुणित कोशिका। तो अब समझ में आ गया होगा अगुणित कोशिका किसे कहते हैं? ऐसी कोशिका या ऐसे सेल जिसके अंदर में सिर्फ एक तरीके का पदार्थ रहता है, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल रहता है, एक तरीके का आनुवांशिक पदार्थ रहता है, एक तरीके का क्रोमोज़ोम रहता है, हम कह सकते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? अगुणित सेल। तो या फिर जलेबी वाले सेल या समोसे वाले सेल, है ना, सिर्फ एक तरीके की चीज़ है, उसको कहते हैं अगुणित कोशिका। और जिस कोशिका के अंदर में, जैसे कि इस कोशिका के अंदर, इस डब्बे के अंदर में हम मान लिया, इसको कोशिका मान लिया, तो इस डब्बे के अंदर में दो तरीके की चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं द्विगुणित। इसको कहते हैं द्विगुणित कोशिका। इसके अंदर में दो तरीके की चीज़ें हैं, यानी कि अम्मी से भी है, अब्बू से भी है। लेकिन ऐसी कोशिका कि जिसमें सिर्फ एक जनक का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि अम्मी वाली चीज़ है या तो फिर अब्बू वाली चीज़ है। जैसे कि इसके अंदर सिर्फ जलेबी है और इसके अंदर में सिर्फ समोसा है। तो ऐसी कोशिका जिसमें सिर्फ एक तरीके का आनुवांशिक पदार्थ है, एक तरीके का डीएनए है, क्रोमोज़ोम है, अभी ऐसी मान लेते हैं कि क्रोमोज़ोम है एक तरीके का, तो उसको कहते हैं अगुणित कोशिका। उसको क्या कहते हैं? अगुणित कोशिका। तो अब हमें समझ में आ गया हो कि ये जो जब एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रही है कि युग्मक जो होते हैं, युग्मक एक प्रकार की अगुणित कोशिकाएं होती हैं। यानी क्या होती हैं? अगुणित कोशिकाएं। यानी कि इसमें जब ये युग्मक बनता है, नर युग्मक बना और मादा युग्मक बना, तो हम नर और मादा किस हिसाब से बोल रहे हैं? क्योंकि नर वाले युग्मक के अंदर में सिर्फ नर वाली पदार्थ होता है, नर वाला पदार्थ होता है। जैसे एक डब्बे के अंदर में सिर्फ समोसा था, यानी कि अब्बू की वजह से था। वैसी जो नर वाले गैमीट रहेंगे उसके अंदर में सिर्फ नर वाली चीज़ें रहेंगी, और मादा वाले गैमीट रहेंगे उसमें सिर्फ मादा वाली गैमीट चीज़ें रहेंगी। ठीक है, इसलिए ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब ये सवाल आ जाता है कि अगुणित कोशिकाएं जो होती हैं वो किस तरीके के कोशिका विभाजन से बनती है?
कौन से कोशिका विभाजन से बनती है? अगुणित कोशिकाएं। तो हमें पता है पहले की बातों से कि कोशिका विभाजन दो तरीके के होते हैं। एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, है ना, जिसमें बराबर बराबर क्रोमोसोम जाते हैं, बराबर बराबर चीज़ें बटती हैं। और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा करने वाला विभाजन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस डब्बे के अंदर में कोई भी बता देगा, बच्चे से बच्चा बता देगा कि इस डब्बे के अंदर में जो चीज़ें थी वो यहाँ पर जाके जो है क्या हो गई, आधी हो गई। तो इसमें बताइए कि समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ होगा, यानी कि समसूत्री हुआ होगा, या फिर आधा करने वाला विभाजन हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी बता देगा कि जब चीज़ें आधी हो गई तो कौन सा विभाजन हुआ होगा। तो इसमें बच्चों अर्धसूत्री ही तो हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो गैमीट बनते हैं, ये जो युग्मक बने, तो वो किससे बनते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनते हैं, यानी कि इनके जो अंदर की पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, वो आधा हो जाता है। इस वजह से ये क्या हो गए, अगुणित कोशिकाएं हो गई। इस वजह से ये क्या हो गई, अगुणित कोशिकाएं हो गई। और ये किस विभाजन से बनी? तो अर्धसूत्री विभाजन से बनी। तो इतना हमें समझ में आ गया होगा, अगर इस पे सवाल अगर आए तो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। फिर कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ शैवालों के अंदर की बात हो रही है। अब शैवालों के अंदर की बात हो रही है, फिर से हमें जाना होगा कि जो पूरे इस धरती के अंदर में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमें पता है 5 भागों में बांटा गया है, जो हमने याद करा था MPFPA, है ना। उसके अंदर में M से था मोनेरा, P से था प्रोटिस्टा, F से था फंजाई, P से था प्लांट, A से था एनिमेलिया। ठीक है, ये सब थे। अब प्लांट के अंदर में भी बहुत सारे आते थे, 5 आते थे प्लांट के अंदर में भी। तो पहला था उसके अंदर में एल्गी, ALGAE, एल्गी। और भी थे, वो हम बाद में बात करेंगे। 5 होते हैं। तो एल्गी को बोलते हैं शैवाल। एल्गी को क्या कहते हैं? शैवाल। एल्गी को शैवाल कहते हैं। तो ये किसकी बात चल रही है? ये जो प्लांट वाला भाग है, उसके अंदर में ये जो एल्गी होती है, यानी कि शैवाल होते हैं, उसकी बात चल रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कुछ शैवालों में, यहाँ पर ध्यान में रखना, कुछ शैवालों में, सिर्फ कुछ शैवालों में होता है, हर शैवाल यानी कि हर एल्गी में नहीं होता। तो कुछ शैवालों में दो युग्मक यानी कि 2 गैमीट जो होते हैं, वो देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, यानी कि देखने में एक दूसरे के जुड़वा नज़र आते हैं एकदम। ठीक है, तो क्या हो गया, जुड़वा नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या बड़ी बात हो गई? इससे ये बड़ी बात हो गई कि इसी कारण वह समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं। इसी कारण वो क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी या समयुग्मक। तो इजी शब्द है ये तो, कि सेम दिखते हैं, इसलिए सेम दिखने वाले को क्या बोलेंगे? समयुग्मकी या समयुग्मक। सम का मतलब सेम, युग्मक मतलब गैमीट। तो समयुग्मक, सेम दिखने वाले युग्मक। अब ये हमें दिखाया गया है चित्र 1.5 में दिखाया गया है कि ये जो जुड़वा लोग हैं, आप देखना चाहते हैं तो चित्र 1.5 में आप देख सकते हैं। अब उसको देखने से पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं आगे की लाइन, कि हम इनको समयुग्मकी क्यों कह रहे हैं। एक तो ये समान दिखाई पड़ते हैं, तो जब ये समान दिखाई पड़ते हैं तो क्या हम इन्हें नर और मादा कह सकते हैं? यानी ये तो ऊपर बाहर से तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हम इसे नर और मादा ही कहेंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम तब भी इन्हें नर और मादा गैमीट ही कहेंगे। लेकिन क्या होता है कि ये क्योंकि सेम दिख रहे हैं, इसलिए हम इन्हें नर और मादा की श्रेणी में डाल नहीं पाते।
हम इन्हें क्या नहीं डाल पाते, नर और मादा की श्रेणी में डाल नहीं पाते। तो यही बात एनसीईआरटी ने कही है कि क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण, यानी कि इनका रूप जो है वो एक समान है, हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, यानी कि उनकी एक रूपता है, यानी कि एक जैसे दिख रहे हैं, इसी कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मक में नहीं डाल सकते। यानी कि ये अंदर से तो नर और मादा ही हैं, क्योंकि एक के पास नर वाले पदार्थ हैं और एक के पास, एक कोशिका के अंदर में मादा वाली, यानी कि जो उसकी अम्मी है उससे वो चीज़ आई है, उससे डीएनए आया है। तो अंदर से तो नर और मादा ही हैं, लेकिन बाहर से ये क्योंकि दिखते नहीं हैं ऐसे, इसलिए हम इन्हें नर और मादा के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, यानी कि उसकी कैटेगरी में हम उसको नहीं डाल सकते। श्रेणी मतलब कैटेगरी। तो हम इन्हें सिर्फ नर और मादा नहीं कहेंगे, हम इन्हें क्या कहेंगे, सिर्फ समयुग्मकी कहेंगे। हम इन्हें समयुग्मक कहेंगे, नर और मादा इन्हें नहीं कहेंगे, इनकी एक रूपता के कारण। तो अब हम ये जो समयुग्मक वाले जो युग्मक हैं उनको वो कैसे दिखते हैं वो हम देख लेते हैं इस चित्र में, चित्र 1.5a में। तो हम आ गए हैं अपने कूद के इस चित्र 1.5 के अंदर में, जो कि बता रहा है हमें युग्मकों की किस्में, यानी कि युग्मक किस किस किस्म के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। और जब भी चित्र की बात आती है तो बहुत ही ध्यान से देखना होता है, उस चित्र को छाप लेना होता है अपने दिमाग के अंदर में, क्योंकि एनसीईआरटी वाले यहीं से सवाल पूछते हैं, क्योंकि चित्र को पढ़ना आना चाहिए हमें। तो हमें देखना था 1.5a वाला देखना था ना, ये रहा 1.5a, जो कि किसका चित्र है, क्लैडोफोरा का चित्र है। अब इसको अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। ये तो लिखा हुआ है क्लैडोफोरा, तो आपको इसे 5 बार कम से कम बोलना है, क्लैडोफोरा। अब ये क्लैडोफोरा क्या है, हम शैवाल की बात कर रहे हैं तो ये एक शैवाल है, यानी कि एल्गी है, ठीक है। क्लैडोफोरा यानी कि जो एक शैवाल है उसके क्या है, उसके समयुग्मक हैं। इस चित्र में समयुग्मक के बारे में दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये है क्लैडोफोरा के युग्मक। एक जीव होता है क्लैडोफोरा, शैवाल होता है क्लैडोफोरा। तो ये क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा जब युग्मक बनाता है तो इस तरीके के युग्मक बनाता है। ये युग्मक इसने क्लैडोफोरा ने बताया। अब हम देख के इन्हें बता नहीं सकते कौन सा इनमें से नर है और कौन सा इनमें से मादा है, हम ये देख के नहीं बता सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, समयुग्मक कह रहे हैं। इसलिए इन्हें क्या कह रहे हैं, समयुग्मक कह रहे हैं। ये भी सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है ना। अब इस युग्मक में देखिए ज़रा, इसकी मूछें दिख रही हैं हमें, मूछें जैसे दिख रही हैं, ये मूछें हैं इसकी। अब ये मूछें किस लिए होंगी, स्टाइल दिखाने के लिए? नहीं, ये मूछें असल में इसका चप्पू का काम करती है कि ये जब पानी में जाएगा ना, अलगी जो है प्लांट वाले हैं पानी में रहता है, तो प्लांट में जब ये युग्मक छूटते हैं तो ये अपनी मूँछों से, यानी कि अपने जो रस्सियाँ लगी हुई हैं इसके पास, इससे तैर सकते हैं ये। तो ये युग्मक कैसे होते हैं, तैरने वाले होते हैं, ये चल सकते हैं, ठीक है। तो क्लैडोफोरा के युग्मक कैसे हो गए, चलने वाले हो गए, ठीक है, क्योंकि उसकी मूँछें लगी हुई हैं। और ये ग्रीन कलर के हैं, हम देख ही सकते हैं इसके अंदर में। और ये छोटी सी संरचना दिख रही है हमें, उसमें जाने की, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं क्लैडोफोरा में कैसे युग्मक होते हैं, समयुग्मक। तो ऐसा सवाल आया, पहला सवाल क्या बना कि क्लैडोफोरा क्या होता है, फंजाई होता है कि एल्गी होता है, शैवाल होता है, मोनेरा होता है या प्रोटिस्टा होता है? तो हम क्या कहेंगे, शैवाल होता है। फिर क्लैडोफोरा के युग्मक कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे समयुग्मक होते हैं। नर या मादा होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं, नर और मादा नहीं होता भाई, हमें पता ही नहीं है क्या है वो, लेकिन समयुग्मक होते हैं, एक समान दिखने वाले होते हैं। फिर कहेंगे कि क्लैडोफोरा के युग्मक जो होते हैं वो चल सकते हैं क्या, तो हम कहेंगे कि हाँ चल सकते हैं भाई, बिल्कुल चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं, उसकी मूँछें होती हैं, ठीक है। तो इतने सवाल इसमें बन जाते हैं। अब एक और सवाल ज़्यादा कठिन सा पूछना है तो बोलेंगे कि ये जो क्लैडोफोरा के ये जो समयुग्मक बने हैं, ये समयुग्मक बने वो किस प्रकार के कोशिका होती है,
अगुणित होती है या फिर द्विगुणित होती है, यानी कि सिर्फ एक चीज़ वाली चीज़ इसमें रहती है, एक तरीके का डीएनए रहेगा, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, या फिर ज़्यादा दो तरीके के रहेंगे। तो हमें पता है कि ये जो युग्मक है, युग्मक कौन से कोशिका होती है, अभी अभी पढ़ा था अगुणित होती है। तो ये जो क्लैडोफोरा के भी युग्मक हैं वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। ठीक है, इतने सवाल इस पे बन जाते हैं। तो हमने ये चित्र देख लिया है, अब वापस से हम चलते हैं। तो एक शब्द के लिए हम वापस यहाँ पर आ गए हैं कि आगे लिखती है एनसीईआरटी, हालांकि 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 क्या, हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा, अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से स्पष्ट, आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के यानी कि विषम युग्मक, दो प्रकार के यानी कि विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमणु कहते हैं। नर युग्मकों को क्या कहते हैं, पुमणु कहते हैं, या फिर नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। जबकि मादा युग्मकों को क्या कहते हैं, अंड तथा डिंब, अंड कहते हैं या फिर डिंब कहते हैं। और ये हम देख सकते हैं चित्र 1.5 सा में। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा, यानी कि अधिकतर जीवों की बात जब हो रही है, अधिकतर जो जीव होते हैं लैंगिक जनन करते हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंदर में स्पष्ट रूप से, आकार में स्पष्ट रूप से दो प्रकार के युग्मक हमें नज़र आते हैं। दो प्रकार के युग्मक हमें नज़र आते हैं, यानी कि नर अलग दिखेगा, दिखने में अलग दिखेगा एकदम, और मादा का युग्मक एकदम अलग दिखेगा। जैसे इंसानों में औरत अलग दिखती हैं और मर्द अलग दिखते हैं, यानी कि मेल अलग दिखती हैं बिल्कुल और फीमेल अलग दिखते हैं, वैसी जो गैमीट होते हैं वो भी एकदम अलग दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है आकारिकी रूप से, दिखने में एकदम अलग होते हैं, अंदर से भी अलग होते हैं लेकिन बाहर से तो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा किस में होता है, अधिकतर जीवों के अंदर में होता है जो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो अलग तरीके के दिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विषम युग्मक कहते हैं। जो सेम दिख रहे थे उसको क्या कह रहे थे, सम युग्मक, और जो अलग दिख रहे हैं वैसे युग्मकों को क्या कह रहे हैं, विषम युग्मक। तो ऐसे युग्मक पैदा किए जाते हैं। तो इस प्रकार के युग्मक में नर युग्मकों को क्या कहा जाता है, नर युग्मकों को कहा जाता है पुमणु। कहा जाता है पुमणु या फिर शुक्राणु, इसमें से जो ये शुक्राणु है उसको आप याद कर लीजिए, इसको कहते हैं स्पर्म्स, SPERM, स्पर्म्स। शुक्राणु को कहते हैं सा से शुक्राणु, सा से स्पर्म। ठीक है, और प्रूमणु को कहते हैं एंथ्रोजॉइड, एंथेरोजॉइड। तो ये याद रहे ना रहे ये वाली स्पेलिंग, लेकिन ये ज़रूर याद कर लीजिए कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी बहुत बार आएगा। तो ये नर युग्मकों को कह रहे हैं, नर युग्मक जो रहते हैं उनको पुमणु कहते हैं या फिर शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, मादा युग्मकों को कहते हैं अंड कहते हैं। अंडा होता है ना, अंडा का आ की मात्रा हटा दी, वही है ये अंडा, या फिर डिम्ब कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, डिम्ब। तो अंडा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना ABCDE, और E फॉर एलिफेंट पढ़ते हैं, तो E फॉर एग भी होता है ना, तो अंडे को एग कहते हैं। तो ये जो अंड है उसको एग कहते हैं मादा युग्मक का, या फिर डिम्ब कहते हैं। डिम्ब को इंग्लिश में बोलते हैं, डिम्ब को कहा जाता है ओवम, OVUM, ओवम। ठीक है, अंडे को बोलते हैं एग, और ये जो, या फिर उसको कहते हैं ओवम, डिम्ब को बोलते हैं ओवम। तो जो मादा युग्मक हैं उसके भी दो नाम हैं, अंड बोलते हैं या फिर डिम्ब बोलते हैं, और नर युग्मक हैं उसके भी दो नाम हैं, पुमणु या फिर शुक्राणु। तो ऐसा हम क्या देख सकते हैं, ऐसा हम चित्र 1.5 सा में देख सकते हैं।
तो हम आ जाते हैं चित्र 1.5 सा में, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। तो पहले हमने देखा था क्लैडोफोरा के सम युग्मक, अब हम देखने जा रहे हैं अपने चित्र 1.5 सा के अंदर में युग्मकों की किस्मों वाला ये चित्र है, उसमें सा देखना है हमें। सा कहाँ है? सा जो है मानव के विषम युग्मक बताई जा रही है, यानी कि अपनी बात चल रही है, और जब भी एनसीईआरटी अपनी बात करेगी वो सबसे सुपर से भी ऊपर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये मानव के विषम युग्मक की बात चल रही है, यानी कि मानव के अंदर में, यानी कि हमारे अंदर में कैसे युग्मक होते हैं? विषम होते हैं, यानी कि दोनों अलग दिखते हैं, बहुत ही विषम युग्मक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सा आ गया 1.5 का सा, तो ये मानव के युग्मक है, ठीक है, ये मानव के युग्मक है। अब इसमें ये जो गोल गोल सा दिख रहा है, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, ये होता है हमारा मादा युग्मक। मादा युग्मक यानी कि मानव जो है उनमें जो फीमेल्स रहती हैं वो जो युग्मक बनाती हैं वो ऐसा दिखता है, गोल गोल सा दिखता है। अब आप देख सकते हैं इसमें एक दो लेयर्स हैं इसके अंदर में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके अंदर बीच में इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मादा युग्मक है। अब मेन बात क्या याद रखनी है कि ये जो मादा युग्मक है इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं एग, एग बोलते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसको? अंड, या फिर आप बोल लीजिए अंडा, अंडा ज़्यादा याद है, अंडा है ये, ठीक है, मादा का अंडा है। या फिर इसी को क्या कहते हैं? ओवम। इसका दूसरा नाम क्या है? ओवम या फिर डिम्ब, डिम्ब, ठीक है, डिम्ब है। तो आप एग याद कर लीजिए बच्चों, इसको क्या कह रहे हैं? एग बोल रहे हैं, या फिर अंडा बोल रहे हैं, या फिर डिम्ब बोल रहे हैं, ठीक है, अंडे या फिर डिम्ब। तो ये किसका युग्मक हो गया? मादा का युग्मक हो गया। किसके अंदर में? मानव के अंदर में। और ये जो सांप जैसे दिख रहे हैं सांप जैसे तो नहीं बोलना चाहिए, ये जो सांप जैसे दिख रहे हैं, ऐसे मिटा देते हैं ज़रा इसको हम, ताकि अच्छे से देख लें जी। तो ये जो दिख रहे हैं, ये ऐसा जिसकी एक पूंछ जैसी दिख रही है, ये इसकी पूंछ है, और उसमें बीच में ऐसे थोड़ा स्टाइल जैसा है, और आगे इसका ये सर जैसा है, ठीक है। तो ये जो युग्मक हैं, ये दोनों जो लंबे लंबे से हैं, ये किसके युग्मक हैं? मानव में, इंसानों के अंदर में ये नर के युग्मक हैं, यानी कि जो नर होते हैं उनके अंदर में से ऐसे वाले युग्मक बनते हैं, लंबे लंबे से, जिसकी एक पूंछ भी है। अब ये किस लिए? पूंछ जाहिर सी बात है ये तैर सकने के लिए, जब भी ये मादा के अंदर में जाते हैं तो ये तैर सकते हैं। तो ये युग्मक हो गए नर के युग्मक, जिसको क्या कह रहे हैं हम? जिसको कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु, या फिर क्या कहेंगे इंग्लिश में? स्पर्म्स, स्पर्म कहेंगे, ठीक है, शुक्राणु। और एक और नाम क्या है इसका? पुमणु, पुमणु, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल कैसे आएंगे कि ये जो मानव होते हैं उसमें किस तरीके के युग्मक मिलते हैं? तो हमने देख लिया कि अलग अलग दिख रहे हैं, एकदम अलग दिख रहे हैं, तो गोल है, एक तो लंबा सा है, तो एकदम अलग दिख रहे हैं, इसलिए इसको विषम युग्मक कहेंगे। फिर उसके बाद में जो मादा युग्मक होती है उसको क्या कहते हैं हम? मादा युग्मक को कहते हैं अंड, कहते हैं अंडा, या फिर डिम्ब कहते हैं। अंडे का मतलब हो गया एग, ठीक है, या फिर ओवम, अंडा कहते हैं। और जो नर के युग्मक होते हैं उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु, या फिर स्पर्म, और या फिर उसको कहते हैं पुमणु, ठीक है। तो ये हमें याद हो जाएगा, इसको अच्छे से देखने के लिए ऐसे देख सकते हैं। तो ये नर और मादा की युग्मक है। तो मैं पूछूं कि ये किसका युग्मक है? नर का युग्मक है कि मादा का युग्मक है? तो हमें कहना है कि ये मादा का है, और ये नर का है, या मादा का है तो ये नर का है, ठीक है। और ये एक जैसे दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? तो बिना चश्मा लगाए भी हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। अगर सेम टू सेम दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो ये विषम युग्मक होगा, इसलिए विषम, विषम युग्मक होगा ये दोनों। और ये दोनों कैसे दिख रहे थे? ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो अगर दूरबीन से भी देखेंगे तब भी एक जैसे दिखेंगे, चश्मा लगा के भी देखेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं सम युग्मक, इसको कहते हैं सम युग्मक, ठीक है, सम युग्मक। तो
हमने जान लिया कि ये जो युग्मक हैं वो किस तरीके के कोशिका होती हैं, ये होती हैं अगुणित कोशिका। तो अगर मानव में भी यही सवाल पूछा कि मानव के जो युग्मक होते हैं वो कैसी कोशिकाएं होती हैं, तो जहाँ भी युग्मक आ गया तो ये वो कैसी कोशिका होती है, अगुणित होती है, जिसमें एक तरीके की चीज़ रहती है, या तो नर वाला पदार्थ रहता है, यानी कि जैसे जलेबी थी या समोसा था, तो इसमें सिर्फ एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होगा, तो ये अगुणित हो जाएगी। फिर इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके के कोशिका विभाजन से बनते हैं, तो क्योंकि इसमें आधी आधी चीज़ है इसलिए ये बनते हैं अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। तो मेन चीज़ क्या हमें याद रखनी है, जो हमने युग्मकों के बारे में पढ़ा कि क्लैडोफोरा जो शैवाल है उसमें समयुग्मक मिलते हैं और मानव के अंदर में विषम युग्मक मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी युग्मकों की कहानी आगे बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, और बाकी का नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। और इसको 7 बार रिवाइज़ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।